गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स आज से स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे सब आपको बताऊंगा डिटेल में। मैं आपको मीन मीडियन मोड समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है और जो इतनी भी थ्योरी है वो सब डिटेल में बताऊंगा। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि डायरेक्ट आया टीचर ने आपको एक्सरसाइज 13.1 ये क्वेश्चन करवाने लग गए, आपको थ्योरी नहीं बताई जाती। जब तक आपको डिटेल में थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आपको चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। और एक बार को आपको समझ में आ गया तो सिर्फ आप क्वेश्चन समझ पाओगे, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, ये कभी नहीं समझ पाओगे। आई बात समझ? तो सबसे पहले हम आने वाले 1-2 लेक्चर में थ्योरी ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाले सभी लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने पूरे वीडियो को एक सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है कि जैसे कि 2-3 वीडियो में मैं मीन के क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 वीडियो में मीडियन के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर 2-3 वीडियो में मोड के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और सबसे एंड में सबको मिला के कराऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो क्या लिखा है, द वर्ड स्टैटिक्स वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। देखो सिंपल सी बात है, आप बहुत ज्यादा इसका यूज भी करते हो डे टू डे लाइफ में, आपको पता नहीं होगा। जब आप किसी से मोबाइल नंबर मांगते हो कि भाई अपना मोबाइल नंबर बताओ, तो वो 10 नंबर का मोबाइल नंबर बताता है कि भाई 9368280056 इस तरीके से बताता है ना। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, कहीं समझो कि मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया तो आपने क्या किया, उसको स्टोर कर लिया कि इस आदमी का नाम ये है। फिर किसी दूसरे आदमी का आपने फोन मोबाइल नंबर लिया और नंबर नोट कर लिया। कई नंबर आपको इसमें याद भी होते हैं कि भाई ये मेरे पापा का नंबर है, ये मेरी मम्मी का नंबर है। तो एक तरीके से क्या है, डाटा को आप इकट्ठा कर रहे हो और मेमोराइज कर रहे हो या एक उसमें रख रहे हो फॉर्मेट में कि भाई ये इसका नंबर है, इसको ऐसे काम करना है। तो वही हमारी स्टैटिक्स है। क्या कह रहा है देखो, द वर्ल्ड स्टैटिक्स वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। आई बात समझ में? स्टैटिक्स डील विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्लियर है? अब ये सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या, सपोज करो जैसे कि आप 10th क्लास में हो तो 10 बच्चे हैं, 10 ही ले लो चलो। किसी बच्चे के 55% आए, किसी के 50 आए, किसी के 40 आए, किसी के 80% आए, किसी के 95% आए। इस तरीके से 10 बच्चों का जो परसेंटेज है उससे मुझे एक आइडिया लग गया कि भाई क्लास में 10 बच्चों की ये परसेंटेज है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। कोई भी मेरे से पूछेगा कि भाई इस आदमी का एग्जाम्पल से, जैसे ये किशन की कितनी परसेंटेज है, तो आप लिस्ट में देखोगे तुरंत बोल दोगे कि भाई इसके 55% है। आप ही में से किसी का नाम दे, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, जैसे किसी का नाम रोहन है तो रोहन पेरेंट्स ने पूछा कि रोहन की कितनी परसेंटेज है, तो आपने डाटा में देख के बता दिया। तो इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। क्लियर है? अब देखो डाटा क्या होता है। देखो द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर और सेट ऑफ फैक्ट्स। आई बात समझ में? न्यूमेरिकल फिगर। अब न्यूमेरिकल फिगर क्या है, देखो जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो ट्रेन पे नंबर लिखा रहता है कि भाई ये इस ट्रेन का नंबर है, तो आप उसी ट्रेन में बैठो, कैसे पता करोगे कि भाई देखिए अच्छा ये इस डाटा में ये लिखा हुआ है और ये इसका नंबर है। और दूसरी चीज देखो, उस पे टिकट पे आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि नहीं, तो पीएनआर नंबर लिखा रहता है कि पीएनआर नंबर ये है, आपकी सीट नंबर ये है। वो क्या है, डाटा ही है। आई बात समझ में? डाटा। क्लियर है यहां तक? अब देखो प्राइमरी डाटा क्या होता है, फ्रेश और फर्स्ट हैंड डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जैसे कि सेंसस, लिस्ट या नोट। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालने गए तो फर्स्ट टाइम जो पैसा निकले, ठीक है, ये नहीं कहो कि सर एटीएम से तो पुराने नोट भी निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। जो फर्स्ट टाइम आपको दिया जाए, या इसको भी छोड़ो, आप सबसे बढ़िया देखो, जैसे कि सेंसस की रिपोर्ट होगी। सेंसस जानते हो ना, जो 10 साल में गवर्नमेंट सर्वे करती है कि कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, कितने लोग बीपीएल से ऊपर है, कितने बीपीएल से नीचे है, इस तरीके से। तो हर वो 10 साल में क्या करती है, उसको दोबारा से रिन्यू करती है, मतलब डाटा कलेक्ट करेगी, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। आई बात समझ में? अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, व्हेन इन्वेस्टिगेटर डज नॉट कलेक्ट द डाटा हिमसेल्फ रादर कलेक्ट द डाटा फ्रॉम अदर पब्लिश। अब इसको देखो क्या किया, अब जैसे कि मैंने सेंसस की रिपोर्ट बना ली, जैसे मान लो मैं अधिकारी हूं, मैंने रिपोर्ट बना ली कि भाई हिंदुस्तान में इस एरिया में, जैसे हरिद्वार है तो हरिद्वार में 1 लाख लोगों में से 10,000 लोग बीपीएल के नीचे हैं। ये मेरा डाटा है, ये मैंने घूम घूम के कलेक्ट किया है। अब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप मेरे डाटा को पढ़ रहे हो,
पब्लिश मैंने किया है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट मैंने किया है, आप उसको पढ़ रहे हो या यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, योगदान मेरा है। आई बात समझ में? तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, डाटा क्या होते हैं, है ना, स्टैटिक्स का क्या मतलब है, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो, आगे देखते हैं इसको जल्दी से, मैंने सब बोर्ड पे लिख दिया ऑलरेडी। आ गया समझ में? अब देखो कुछ डेफिनेशन और है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा, डाटा ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रॉ डाटा। कैसे, क्या मतलब है? द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट। देखो जैसे स्कूल में टेस्ट हो रहा है, हर महीने टेस्ट हो रहा है, तो जैसे पहले टेस्ट में ऐसे समझो कि अप्रैल से आपका सीजन स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल में आपके कितने नंबर आए? 80 में से 50। फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो आपके 80 में से आए 40। फिर तिबारा हुआ, आपके तीसरी बार में आए 80 में से 60। तो ये जो डाटा होंगे ये रॉ डाटा होंगे। लेकिन जो हाफ ईयरली का रिजल्ट बनेगा आपका, वो इन डाटा से अलग होगा ना, वो अलग से जो हाफ ईयरली का एक पेपर होगा उसमें जितने मार्क्स आएंगे वही लिखे जाएंगे। तो जो ये मंथली टेस्ट के डाटा होते हैं, जो इनको हम मंथली या वीकली कलेक्ट करते हैं, इसको रॉ डाटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे सिर्फ हम एनालाइज करते हैं और फाइनल शीट बाद में बनाते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? ऑब्जर्वेशन। सर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो जैसे कि आपका मैथ में, हर टेस्ट में मैथ में 10 में से 5 नंबर आए, 10 में से 7 नंबर आए, 10 में से 8 नंबर आए, सिर्फ मैथ की। तो ये मैथ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अच्छा ये मैथ में कैसा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है कि अच्छा है कि बेकार है, इस तरीके से। उसी तरीके से साइंस के डाटा को अगर मैं देखूंगा कि भाई साइंस में इसके कंटिन्यूअस 9 8 आ रहे हैं आउट ऑफ 10, तो मैं उसको क्या देख लूंगा कि भाई ये लड़का साइंस में सही है क्योंकि इसके मार्क्स सही आ रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स कैसे? ऐसे समझो कि 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से 40 से लेके 50 और 50 से लेके 60, इस तरीके से ये मार्क्स है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 20 to 30 कितने बच्चे हैं? मान लो सपोज करो 12 बच्चे हैं। 30 to 40 कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। 40 to 50 कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। और 50 to 60 कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। इस तरीके से। तो ये जो डाटा है इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे कि 15 बच्चों के कितने नंबर हैं? 30 से 40 तक, और हाईएस्ट यही आया हुआ है, तो इसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लो। और देखते हैं इसमें जो थ्योरी के और जितने टाइप के हैं। अब देखो क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट क्या होती है, बहुत ही पूरा इसी पे हर क्वेश्चन में ये डाटा आएंगे। क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट होती क्या है? यहां देखो पीछे वाला एग्जांपल लिया है मैंने कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 20 to 30, यही क्या हो जाएगा इसका? क्लास इंटरवल। आई बात समझ में? ये मतलब इसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? जहां से ये टेबल स्टार्ट होगी। क्लियर है? अब इसमें दो वैल्यू है, दो वैल्यू, एक 20 और एक 30। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं क्लास लिमिट। आई बात समझ में? क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट में समझ में आ गया। अब लिमिट में भी दो है, 20 और 30। आई बात समझ में? तो जो 20 होगा इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो 30 होगा इसको बोलेंगे अपर लिमिट। आई बात समझ में? पूरा देख लो अच्छे से, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। आया समझ में? देखो तो यहां पे जो हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल ये कितना हो जाएगा मेरा? 20 to 30। क्लियर है कि यही मेरी जहां से टेबल स्टार्ट हो। और क्लास लिमिट क्या होगी? ध्यान से देखो जो, और ये जो वैल्यू है 20, ध्यान से अलग लिख रहा हूं, 20 और 30, इसको बोलेंगे क्लास लिमिट्स। क्लियर है? और इसमें भी जो 20 है, इस 20 को बोलेंगे लोअर लिमिट,
और जो 30 है इसको बोलेंगे अपर लिमिट। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। सारे डाटा नोट डाउन कर लो अच्छे से, एक एक पॉइंट समझा दिया मैंने डिटेल में आपको, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से लिखो, इसकी कोई ऐसा डेफिनेशन है नहीं, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए है, अच्छे से समझ सकते हो, नोट डाउन कर लो और डेफिनेशन देखते हैं। अब देखो क्लास मार्क क्या होता है, अच्छे से समझना। यही टेबल जो मैंने अभी बताई उसी को समझाता हूं, क्योंकि एक ही टेबल लिया है, अलग अलग टेबल लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे इसमें क्लास मार्क्स निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। तो क्लास मार्क्स निकालने का क्या फार्मूला होता है? क्लास मार्क्स निकालने का, जैसे मुझे सपोज करो इसका निकालना है, इस वाले हिस्से का, कि इसके क्लास मार्क्स कितना है इसका, ध्यान से देखना अच्छे से। तो इसको कैसे निकालते हैं देखो ना ध्यान से। मैंने अभी आपको फार्मूला लिखा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए अपर लिमिट कितनी है 40, लोअर लिमिट कितनी है 30 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा ये 70 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 35। इसी तरीके से इसकी निकालेंगे तो कितना आएगा 25, इसकी निकालेंगे 45 और इसकी कितनी निकालेंगे 55। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? अब यहां पे देखो क्लास विड्थ, देखो एक चीज और साथ के साथ इसमें बदल लिखवा देता हूं मैं आपको। क्लास विड्थ क्या होती है? क्लास विड्थ, ठीक है, कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है इसकी, है ना, ध्यान रखना, कोई डेफिनेशन का काम भी नहीं है, ठीक है? इसको एच से दिखाते हैं, बहुत काम पड़ेगा इसका, मीन में, मीडियन में, मोड में बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा क्लास विड्थ, ठीक है? ये क्या होती है ये देखो, इन सब में एक चीज देखो, इन सब में कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, और ये फिक्स होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि 30 में से 20 को माइनस किया, कितना आया 10, उसी तरीके से 40 में से 30 को किया तो कितना आया 10, उसी तरीके से 50 में से 40 को किया, ये भी कितना आएगा 10, उसी तरीके से 60 में से 50 को किया तो ये भी कितना आएगा 10। आया समझ में? तो इसी को क्लास विड्थ बोलते हैं, कि मतलब इनमें कितने का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस थ्रू आउट द मार्क्स सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं कि यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे 6 का है, नहीं। आई बात समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। यहां पे हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट इस चैप्टर की खत्म हो जाती है, मतलब बेसिक थ्योरी। अब हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में बेसिक, जहां से स्टार्टिंग है इस चैप्टर की। ऐसा नहीं कि ये काम की नहीं है, ये भी काम की चीज है, क्योंकि इसका यूज पड़ेगा हमें। तो अब हम मीन मीडियन मोड की स्टार्टिंग करते हैं, और सबसे पहले मीन को पढ़ेंगे और उसके टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो, हमने स्टैटिक्स में जो थ्योरी थी वो पढ़ ली। अब स्टैटिक्स में एवरेज निकालने के 3 मेथड होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। इसे हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का क्या मतलब होता है अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम मीन को पढ़ते हैं कि मीन क्या होता है, मीन में कितने तरीके के मेथड है, मीन निकालते कैसे हैं, इन सबको डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद मीडियन को पढ़ेंगे कि मीडियन क्या होता है, मीडियन को कौन से मेथड है, कितने तरीके के मेथड है, फिर मोड को पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम ज्यादा देर ना करते हुए मीन देखते हैं कि मीन का क्या मतलब है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, मीन ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। क्या मतलब हुआ इसका? परेशान ना हो, ध्यान से समझो। जैसे मैंने क्या किया, 5 बच्चे हैं, A B C D E, ये 5 स्टूडेंट है, मुझे नाम नहीं पता तो मैंने ABCD लिख लिया, ठीक है। और इसके मार्क्स हैं, जैसे इसके मार्क्स हैं 20, इसके हैं 25, इसके 30, इसके 40 और इसके 45, इस तरीके से इनके मार्क्स हैं, ठीक है। तो मीन का क्या मतलब होता है ध्यान से समझना। मीन बोल दो, एवरेज बोल दो या अर्थमेटिक मीन बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। तो अब मुझे इसका मीन निकालना है और एवरेज निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो फार्मूला लिख दो, मीन इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन ऑब्जर्वेशनों का सम, मतलब ऐड कर दो। कितना हुआ? 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 45 अपॉन में, ध्यान से देखना कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, तो इनको ये कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, 30 और 20 50
और 50, 60, 70, 120, 160, कितना आ गया 160 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा 10 बारी में और 3 बारी में और 32 कितना आ रहा है 160 32। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? डाटा सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही सटीक डाटा है। ठीक है, कुछ डाटा ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, 5 ही लिए ना, 20 30। 1 मिनट, थोड़े डाटा आसान से ले लेते हैं, ठीक है, वरना इसमें ये समझ में हो जाएगा कि ये 5 स्टूडेंट हैं, इनके नंबर ये ले लो आप, ये ज़्यादा आसान बैठेंगे। क्या नंबर है? A कितना है ये 10 और ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट हैं और इनके मार्क्स आए हैं, मतलब A के मार्क्स है 10, B के मार्क्स है 20। मैथ लिख लो कि ये मैथ में है। ठीक है, ये मैथ में मार्क्स है और ये स्टूडेंट है। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, और इनके मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से समझना, अब मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन इक्वल टू यही फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब ये वाले मार्क्स, इन सबको ऐड कर दो। कितना आया 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 अपॉन में कितना है ये 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगा 60 और ये 60 60 120 और 30 150 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा 30। आई बात समझ में? मतलब इसका मीन या एवरेज आ गया कितना 30। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना बेटा, मैं इसको और अच्छे से डिटेल में समझाता हूं आपको। ये आपको शायद ही किसी ने सिखाया होगा, आपको मीन तो निकालना बता दिया होगा, लेकिन आपको इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ A B C D E, इनके मार्क्स कितने थे 10 20 30 40 50। ध्यान से देखना, मैं गारंटेड बता सकता हूं ये आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, चैलेंज के साथ बोल सकता हूं मैं कि किसी ने आपको ये बताया नहीं होगा कि मीन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। 10th लेवल पे तो शायद ही किसी ने बताया होगा, गारंटेड। देखो हमारा मीन कितना आया 30। अब इस 30 पे गोला बना लो, है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये 30 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, मतलब इसको मैं 30 प्लस 10 लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शायद ही किसी ने मीन का मतलब बताया होगा। अगर मैं ये वाला 10 हटा के ये वाला 10 ये वाला 10 हटा के इसको दे दूं तो मैं 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। आई बात समझ में? मतलब ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। क्लियर है? अब इसमें देखो ये 30 से कितना ज्यादा है 20, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 30 प्लस 20, और ये 30 से कितना कम है 20। तो अगर मैं इसका 20 हटा के ये वाला ये 20 इसको हटा के इसको दे दूं तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 मतलब 30। अब सारी वैल्यू देखो क्या हो गई, ये भी 30 ये भी 30 ये भी 30 ये भी 30 और ये भी 30, मतलब सारी वैल्यू क्या आ गई 30 30 30 30 30। मतलब मीन का मतलब होता है सबको बराबर कर दो। आई बात समझ में? ये होता है कि मतलब सारी वैल्यू कैसी हो गई बराबर, कि इसमें से कुछ निकाल के इसको दे दो, इसमें से कुछ निकाल के इसको दे दो, या इसमें से कुछ निकाल के इसको दे दो, ताकि ये सब बराबर हो जाए। ये मीन का मतलब होता है। मैं गारंटी ले, शुरू में ही मैंने बोला था कि गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा इस लेवल पे 10th स्टैंडर्ड तक कि मीन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। फार्मूला बता दिया होगा, आपको सोल्व करना बता दिया होगा, लेकिन मीन का मतलब क्या होता है ये किसी ने नहीं बताया होगा। अच्छे से समझ में आया? अब इसको नोट डाउन कर लो। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर 3 तरह के हमारे मेथड है मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उन तीनों को करेंगे एक एक क्वेश्चन और फिर मीडियन को पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।